नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड का टॉपिक प्लांट वैक्यूल। पादपों में पाई जाने वाली वैक्यूल्स की विस्तृत संरचना का अध्ययन। वैक्यूल्स वैसे तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन कुछ अंतर इनमें पाए जाते हैं। तो आज हम इस कक्षा के अंदर विशेष रूप से प्लांट वैक्यूल जो है इसके लक्षणों पर प्रकाश डालेंगे। हम किसी सेल के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो आपको इस प्रकार से आपको प्लांट सेल की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक बहुत बड़ी सी एक रिक्तिका दिखाई देती है और इस रिक्तिका को ही हम वैक्यूल कहते हैं। पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो कि सामान्यतया जल के समान एक तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है। यह जब कोशिका मैच्योर हो जाती है, कोशिका के अंदर ये वैक्यूल्स जो है ये बड़ा आकार ग्रहण करने लग जाती है, और चूंकि ये कोशिका के अंदर बड़ा आकार ग्रहण करती है, इसलिए कोशिका द्रव्य जो है ये कोशिका की परिधि की तरफ खिसकने लग जाता है। तो वैक्यूल जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी मेम्ब्रेन जो है यह एक झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है, जो सामान्यतः सभी प्लांट सेल्स में पाई जाती है। और इन प्लांट सेल्स के अलावा कवक की कोशिकाओं में, कुछ प्रोटिस्ट जो कि एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, और बैक्टीरिया की कोशिकाओं के अंदर भी उपस्थित पाई जाती है। लेकिन पादप की कोशिकाएं जो है जब मैच्योर हो जाती है, उस समय इनके अंदर पाई जाने वाली वह वैक्यूल जो है बहुत ही बड़ी होती है और तरल पदार्थ से भरी हुई होती है। तो पादपों के अंदर ये काफी बड़ी होती है, स्पष्ट होती है, जबकि एनिमल सेल्स में इतनी बड़ी और स्पष्ट नहीं होती है। इनकी खोज करने का श्रेय जाता है एवी ल्यूनहॉफ को, जिन्होंने अपने स्वयं के माइक्रोस्कोप के द्वारा पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया और देखा कि पादप कोशिकाओं के अंदर इस प्रकार से रिक्त स्थान पाए जाते हैं, और उन्हें उन्होंने वैक्यूल्स की संज्ञा दी थी। इस प्रकार की वैक्यूल्स जो कि आकार में काफी बड़ी होती हैं, ये कुछ विशेष प्रकार के सेल्स और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, जैसे थायोप्लोका है, बैगियोटोआ है या थायोमार्गेरिटा है। ये कुछ सल्फर बैक्टीरिया है जो कि फिलामेंटस शेप होते हैं, इनके अंदर भी बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं उपस्थित पाई जाती हैं। अगर हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का हम साथ साथ अध्ययन करें, तब हम देखेंगे कि दोनों प्रकार के जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर वैक्यूल्स जो है मेम्ब्रेन से बनी होती है, जो कि किसी एक तरल पदार्थ को घेरे हुए होती है। यानी दोनों में जो मेन स्ट्रक्चर जो है समान होती है, तरल पदार्थ से बनी हुई संरचनाएं जो कि इसी तरल को घेरे हुए होती है। परंतु अंतर क्या होता है? अंतर यह है कि एनिमल्स में वैक्यूल्स होती है सामान्यतः एक अथवा अधिक होती है, और आकार जो है इनका छोटा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वैक्यूल्स पाई जा रही है, छोटी छोटी वैक्यूल्स है जो यहाँ पर पूरे कोशिका द्रव्य में वितरित पाई जाती है। तो छोटी छोटी वैक्यूल्स है और संख्या में अधिक वैक्यूल्स होती है, ये पूरे साइटोप्लाज्म में वितरित होती है समान रूप से। जबकि पादप कोशिकाएं जब मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती है, उस समय वैक्यूल्स जो है ये काफी बड़ी वैक्यूल यहाँ पर पाई जाती है, तो कोशिका के एक बहुत बड़े भाग को घेरे हुए होती है। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में वैक्यूल्स के रूप में दिखाई देने वाला एक सामान्य अंतर है। अगर प्लांट सेल के हम आउटलाइन डायग्राम को थोड़ा और गौर से देखें, ये एक मैच्योर प्लांट सेल है जो काफी मैच्योर हो चुकी है। उस कंडीशन में ये क्या होता है कि कोशिका के अधिकांश भाग को यह वैक्यूल घेर लेती है। पूरे कोशिका के अंदर जो अधिकांश भाग है, इस अधिकांश भाग में यह प्लांट वैक्यूल उपस्थित पाई जाती है, और इसकी वजह से जो कोशिका द्रव्य है और अन्य कोशिकांग है, ये कोशिका की परिधि पर आ जाते हैं, और कोशिका द्रव्य एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रति हम कह देते हैं। अर्थात कहने का सीधा तात्पर्य है कि कोशिका का जो केंद्रीय भाग है और अधिकांश भाग है उसमें वैक्यूल आ जाती है, और न्यूक्लियस, अन्य सेल ऑर्गेनल और साइटोप्लाज्म ये कोशिका की परिधि की तरफ एक पतली परत के रूप में आ जाते हैं। तो केंद्रक जो कि एक यंग सेल के अंदर केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है, तो मैच्योर सेल के अंदर यह है इसके कोशिका की परिधि की तरफ आ जाता है। तो ये प्लांट सेल के स्ट्रक्चर है जिसमें उपस्थित वैक्यूल है। इस वैक्यूल के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है,
इस तरल पदार्थ को बोलते हैं सेल सेप बोलते हैं। सेल सेप से सीधा सा तात्पर्य है कि इसके अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ये विशेष प्रकार के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। ये डेंस क्रिस्टल्स यहाँ पर उपस्थित पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पर लंबे लंबे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो कि ग्रेफाइट्स के बने होते हैं। ये ग्रेफाइट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इन वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है, यह झिल्ली की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुलना में इस झिल्ली की संरचना बहुत ही सरल होती है। और इस झिल्ली को हम बोलते हैं वैक्यूल मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन का विशिष्ट नाम है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली की के समान ही संरचना है, लेकिन उसकी तुलना में बहुत ही अधिक सरल पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कोशिका में एक से अधिक वैक्यूल्स भी उपस्थित पाई जा सकती है, और प्रत्येक वैक्यूल जो है साइटोप्लाज्म से बिल्कुल सेपरेट होती है, क्योंकि इस वैक्यूल को घेरे हुए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस टोनोप्लास्ट झिल्ली के द्वारा वैक्यूल जो है बाकी साइटोप्लाज्म से ये अलग पाई जाती है, और वैक्यूल में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे सेल सेप कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वैक्यूल के अंदर भी तरल पदार्थ उपस्थित होता है जिसे हम सेल सेप कहते हैं। वैक्यूल के बाहर भी एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है जिसे आप टोनोप्लास्ट कह रहे हो, इस टोनोप्लास्ट का कार्य है साइटोप्लाज्म को सेल सेप से अलग करना। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो है साइटोप्लाज्म, अंदर है इसके सेल सेप, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म भी तरल पदार्थ है, सेल सेप भी तरल पदार्थ है। इन दोनों तरल पदार्थों को अलग करने का काम करती है जो झिल्ली, उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल कोशिका के पूर्ण आयतन का करीब 30% भाग जो है इसे घेरे हुए होती है, लेकिन कई बार पादप कोशिकाएं जब अत्यधिक मैच्योर हो जाती है उस कंडीशन में ये 90% तक भी भाग ऑक्यूपाई कर लेती है। और जब कोशिकाएं बहुत ही यंग होती हैं, जब कोशिकाएं नई नई बनती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, उनके अंदर इसका मान बहुत ही कम होता है, करीब 5% भी भाग हो सकता है। यानी वैक्यूल का आकार जो है कोशिका के प्रकार पर निर्भर करता है, किस प्रकार की कोशिका है उसी प्रकार से कोशिका का आकार है। लेकिन जनरल हाइपोथेसिस है कि कोशिका अगर नई है और उस कंडीशन में इसका आकार छोटा होता है, और कोशिका जब मैच्योर हो जाती है उस समय इसका आकार बड़ा हो जाता है। तो इसकी कोई भी सामान्य, इसका कोई भी आकार नहीं है, कोई भी साइज नहीं है, केवल और केवल कोशिका के प्रकार पर निर्भर करता है और कोशिका की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है कि कोशिका की आवश्यकता किस प्रकार की होती है। और इमेच्योर सेल्स में ये छोटी होती है, और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कोशिका जो सक्रिय रूप से विभाजित होती है उनके अंदर भी ये इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। वैक्यूल्स जो है ये यंग डिवाइडिंग सेल्स में उत्पन्न होती है, यानी कोशिका जब नई नई बनती है उस समय इनके अंदर इनकी धीरे धीरे उत्पत्ति होती है। और सामान्यतया इनकी उत्पत्ति है गोल्जी अपरेटस से जो वेसिकल्स बनती है, उन्हीं वेसिकल्स के फ्यूजन से ये बनती है। यानी वैक्यूल्स का निर्माण जो है अगर देखा जाए तो इनका गोल्जी अपरेटस से होता है। ये गोल्जी अपरेटस जो है कुछ वेसिकल्स बनाते हैं, और ये वेसिकल्स जो है अपना कार्य समाप्ति के उपरांत फ्यूज होकर जो है वैक्यूल्स का निर्माण करती है। और साइटोप्लाज्म जो है ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके बारे में चर्चा पहले भी कर चुके हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो है लाइसोसोम से जुड़ी हुई भी पाई जाती है। स्ट्रक्चरल फंक्शन लिए लाइसोसोम के समकक्ष होती है, और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य यही है कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इन वैक्यूल्स में कई बार विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी संचित होते हैं। इनमें शुगर, सॉल्ट, कुछ एसिड्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, कुछ एल्केलॉइड और कुछ विशेष प्रकार के पिगमेंट जैसे एंथोसाइनिन पिगमेंट्स आदि भी सेल सेप में पाए जा सकते हैं। ये वैक्यूल का कुछ कार्य भी यहाँ पर हम देखें। इन वैक्यूल्स का पीएच बहुत ही वेरिएबल होता है। जिन कोशिकाओं के अंदर एल्केनाइल सब्सटेंस होते हैं, क्षारीय प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनके अंदर इनका पीएच जो है 9 तक भी हो सकता है। जिन कोशिकाओं के अंदर इनमें विभिन्न प्रकार के अम्ल जैसे कि सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड आदि संग्रहित होते हैं,
मैलिक एसिड आदि, वहां पर इनका पीएच काफी कम 3 के करीब हो सकता है। तो यहाँ पर एसिडिक पीएच भी हो सकता है और बेसिक पीएच भी हो सकता है, अम्लीय पीएच भी हो सकता है और क्षारीय पीएच भी हो सकता है। ये कोशिका के प्रकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का पीएच कोशिका का होगा। ये विभिन्न प्रकार के पादपों, कवकों और प्रोटिस्ट में एक विशेष महत्ता रखती है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। ये विभिन्न प्रकार के आयंस के मूवमेंट को रेगुलेट करने का काम भी करती है। कोशिका के बाहरी आवरण के अंदर विभिन्न प्रकार के जो आयंस होते हैं, उन आयनों को कोशिका के अंदर, कोशिका से बाहर मूवमेंट को नियंत्रित करती है। और इसके अलावा ये हार्मफुल पदार्थ जो है, कोशिका के लिए जो हानिकारक पदार्थ है, उन्हें भी कोशिका से हटाने का कार्य करती है। इनके ऊपर भी और चर्चा कर लेंगे हम। वैक्यूल्स जो है उनके कई प्रकार है, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के आधार पर। सबसे पहला प्रकार है स्टेप वैक्यूल्स, जो सामान्यतया पादपों में वैक्यूल्स पाई जाती है। सामान्य वैक्यूल्स वे सारी स्टेप वैक्यूल्स है, क्योंकि इनके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम सेल शेप या वैक्यूलर शेप कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के समान ही होता है, लेकिन इनकी संरचना जो है बहुत ही सरल प्रकार की संरचना पाई जाती है। एनिमल सेल्स में ये आकार में छोटी होती है, प्लांट सेल्स में बड़ी होती है। प्लांट सेल जब बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाती है, तब इसका 90% पार्ट भी इस वैक्यूल्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। और जैसा कि हमने बात की थी, जब इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, उस समय साइटोप्लाज्म जो है कोशिका की परिधि पर पतली परत के रूप में पाया जाता है। और ये साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है कोशिका का, उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थों के एक्सचेंज को ये में सहायक होती है। दूसरे प्रकार के वैक्यूल है जिसे हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो है कुछ प्रोटिस्टा में और कुछ शैवालों की कोशिकाओं में पाई जाती है, प्रोटिस्ट वर्ग के। ये हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए जिसे पैरामीशियम कहते हैं। पैरामीशियम के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब होता है संकुचनशील, अर्थात जिनके अंदर आवश्यकता अनुसार संकुचन करने की क्षमता और फैलने की क्षमता पाई जाती है, ऐसी वैक्यूल्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहलाती है। इनमें एक केंद्रीय वैक्यूल पाई जाती है, सेंट्रल वैक्यूल होती है, और उससे चारों ओर बाहर की तरफ रेडिएशंस के समान, किरणों के समान जो है कुछ कैनाल्स निकलती है, जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एकत्रित करने का और वितरित करने का काम करती है। ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ पर पाई जाती है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये आसपास उपस्थित फीडिंग कैनाल से जुड़ी हुई होती है, जैसा कि पैरामीशियम आप देख रहे थे। ये फीडिंग कैनाल जो है ये अपने सराउंडिंग से पानी को कलेक्ट करती है, और कई बार इस पानी के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को भी कलेक्ट करती है। कुछ कई केसेस में खाली पानी को ही कलेक्ट करती है, कई में पानी के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी कलेक्ट करती है। और इन को कलेक्ट करके ये जो मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, जो सेंट्रल वैक्यूल होती है, उसके अंदर ये डाल देती है, और जिससे ये केंद्रीय भाग में उपस्थित वैक्यूल जो है इसका आकार बढ़ करने लग जाता है और ये धीरे धीरे फूल जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायस्टोल कहते हैं। और ये सोलन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है धीरे धीरे गति करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ गति करती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़कर फट जाती है, और इसके अंदर उपस्थित जितना भी पदार्थ है उसे कोशिका से बाहर जो है ये उत्सर्जित कर देती है। और इस प्रकार इन वैक्यूल्स के कोलेप्स होने होकर ये बाहर की तरफ पदार्थों को उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है उसे सिस्टोल बोलते हैं। तो इस प्रकार यह है जो है इन अपने अंदर उपस्थित वैक्यूलर कंटेंट को, अपने अंदर उपस्थित पदार्थों को कोशिका से बाहर फेंकने का काम करती है। और यह कार्य जो है ये एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये इन कोशिकाओं के अंदर उत्सर्जन का कार्य करती है और ओस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब कि कोशिका के अंदर उपस्थित जो अतिरिक्त तरल पदार्थ होता है, उस अतिरिक्त तरल पदार्थ को और इसके साथ उपस्थित वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने का कार्य करती है, जिससे कोशिका का ओस्मोटिक प्रेशर जो है, कोशिका का परासरण दाब जो है नियंत्रित रहता है। पादपों में, कुछ एनिमल्स में कुछ फूड वैक्यूल्स भी पाई जाती है। फूड वैक्यूल का मतलब होता है जिनमें भोजन पाया जाता है। ये सामान्यतः एनिमल्स में पाई जाने वाली है। ये भी यहाँ पर भी हमने पैरामीशियम का एग्जांपल लिया है। पैरामीशियम में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होती है, फूड वैक्यूल्स भी होती है। अर्थात फूड वैक्यूल्स का मतलब होता है कि इनके अंदर भोजन जो है यह संग्रहित होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से ये फूड वैक्यूल है, ये दूसरी फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल्स पाई जाती है।
तो ये ओरल ग्रू है, ओरल ग्रू है वेस्टिबुलम, इसके द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, यहाँ से इस प्रकार के भोजन के पार्टिकल है, फूड पार्टिकल से ये अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर प्रवेश करता है, यहाँ पर एक वैक्यूल जो है ये निर्मित हो जाती है, और इस वैक्यूल को हम बोल देते हैं फूड वैक्यूल। तो जो अंदर भोजन ग्रहण किया गया है वो भोजन इस वैक्यूल के अंदर रहता है, और इस वैक्यूल के अंदर इसका पाचन किया जाता है। तो ऐसी फूड वैक्यूल्स कहलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, कुछ लोअर एनिमल्स में ये कंडीशन पाई जाती है, और जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कोशिकाएं फेगोसाइट का निर्माण करती हैं। फेगोसाइट में भी यही होता है, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्रवेश करते हैं, और उसे एक वैक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये फूड वैक्यूल जो है ये फेगोसोम और लाइसोसोम के फ्यूजन से बनती है। फेगोसोम के अंदर फूड होता है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो फेगोसोम और लाइसोसोम मिलकर फूड वैक्यूल बनाती है। तो लाइसोसोम के एंजाइम फेगोसोम में उपस्थित भोजन का पाचन करने का काम करती है। तो इस प्रकार फूड वैक्यूल में उपस्थित डाइजेस्टिव एंजाइम जो है फूड का पाचन करने का काम करते हैं, और इस डाइजेस्टिव मटेरियल को वापस सराउंडिंग मटेरियल में पास आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एयर वैक्यूल्स। एयर वैक्यूल्स, इन्हें हम स्यूडो वैक्यूल्स भी कहते हैं। यानी ये एक वास्तव में देखा जाए तो ये वास्तविक वैक्यूल्स नहीं है, ये आभासी वैक्यूल्स होती हैं, और इनके अंदर गैस भरी होती है। इनमें कोई पदार्थ ना होकर इसके अंदर गैस भरी होती है, क्योंकि इनमें गैस उपस्थित होती है इसलिए ये उस संबंधित कोशिका को हल्का बनाने का काम करती है और पानी के अंदर डूबने से बचाने का काम करती है। ये सामान्यतया प्रोकैरियोट्स में ही पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति नहीं देखी गई है। ये एकल रूप से भी उपस्थित हो सकती है और बहुत सारी साथ साथ भी उपस्थित हो सकती है। सामान्यतया ये एकल रूप से कम उपस्थित होती है, बहुत सारी वैक्यूल्स मिलकर जो है एक समूह के अंदर स्थित पाई जाती है। और देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ये छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक वैक्यूल से वेसिकल से मिलकर छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है, ये आपस में समूह में पाई जाती है, और इनके चारों तरफ लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बहुत सारी मेटाबॉलिक गैसेस जो है कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो गैसेस बनती है वो गैसेस इनके अंदर संग्रहित रहती है। क्योंकि गैसेस पाई जाती हैं इसलिए ये पादप उस कोशिका को प्लावकता प्रदान करने का काम करती है, जिससे ये कोशिकाएं जो है पानी के अंदर डूबती नहीं है। इसके अलावा कई बार हार्मफुल रेडिएशंस आती है, उनसे बचाने के लिए भी ये काम करती है। इन वैक्यूल्स का फंक्शन, वैक्यूल्स क्या काम करती है, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। कोशिकाओं के प्रकार पर निर्भर करता है कि वहां पर वैक्यूल्स का आकार क्या होगा और वैक्यूल्स का कार्य क्या होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों को संग्रहित भी कर सकती है। ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट दोनों को संग्रहित करने की क्षमता रखती है। ऐसा नहीं है कि ये खाली पोषक पदार्थों को संग्रहित करती है, ये पोषक पदार्थों को भी संग्रहित कर सकती है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी, जो लाभदायक पदार्थ नहीं है उनको भी संग्रहित करने का काम कर सकती है। और ये पादप कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपस्थित जो विभिन्न हार्मफुल पदार्थ हैं उनको कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करके कोशिका से बाहर उत्सर्जित करने का भी काम करती है। तो अर्थात कोशिका के अंदर उपस्थित हार्मफुल जो पदार्थ होते हैं उनको मेंटेन करने का ये काम करती है। इन वैक्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ भी संग्रहित होते हैं जिनकी मेटाबॉलिक वैल्यू भी बहुत अधिक होती है, यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव जो पदार्थों का संग्रहित करनी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं, जो मांसल पौधे होते हैं, जैसे कि नागफनी है, डंडाथोर है आदि प्लांट, क्या होते हैं इनके अंदर क्योंकि रेगिस्तानी आवास में उगते हैं इसलिए दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं और रात्रि के समय ही रंध्र खुलते हैं। तो दिन के समय जो है ये ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए रंध्रों को बंद रखते हैं, और उस दौरान जब फोटोसिंथेसिस होता है तब उस दौरान इनमें मैलिक एसिड बनता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाले इस मैलिक एसिड को वैक्यूल्स के अंदर संग्रहित किया जाता है, वैक्यूल्स के अंदर संग्रहित किया जाता है। और ये वैक्यूल जब दिन का समय होता है उस दिन के समय जो है ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट एनर्जी मिलती है उस समय शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। ये सीधा सा तात्पर्य ये है, रात्रि के समय जब रंध्र बंद होते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं,
यानी ये कार्य रात्रि के समय होता है। रात्रि के समय रंध्र खुलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और उससे मैलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे और यह मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। अगले दिन जब प्रकाश उपलब्ध होगा उस समय इस मैलिक एसिड से शुगर का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर वैक्यूल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। वैक्यूल जो है कोशिकाओं के होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं करता है। होम्योस्टेसिस मतलब समस्थिति, कोशिका को बदलते हुए पर्यावरण के प्रति जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कोशिका में जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता जाता है उसी के अनुरूप कोशिका को बदलने का काम इन वैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। बदलते हुए एनवायरनमेंट के प्रति ये इन्हें अडेप्ट करने का काम करती है। जैसे कि जब एनवायरनमेंट का पीएच जो है कम हो जाता है उस समय जब बाहर कोशिका का एनवायरनमेंट है वो उसका पीएच कम होने पर ये क्या करती है, इन वैक्यूल्स के द्वारा एचाइन जो है, एचाइन को साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ दिया जाता है जिससे वहां पर पीएच जो है ये वापस बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का भी काम करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्लांट वैक्यूल्स का, ये कोशिका के अंदर टर्गर प्रेशर को जो है नियंत्रित करने का काम करती है। टर्गर प्रेशर जो है कोशिका जो है चूंकि जलीय माध्यम में रहती है, आसपास जो है जल उपस्थित होता है, तब अगर कोशिका के अंदर इस टर्गर प्रेशर को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो कोशिका के अंदर लगातार पानी प्रवेश करता रहेगा और कोशिका फाइनली फट जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोशिका से पानी लगातार बाहर सराउंडिंग प्रेशर सराउंडिंग्स में निकल जाए, कोशिका जो है उससे सारा पानी बाहर निकल जाए और कोशिका जो है सिकुड़ जाएगी। तो कोशिका को सिकुड़ने से बचाने के लिए और कोशिका को अधिक जल प्रवेश करने से बचाने के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है यह इन वैक्यूल्स के माध्यम से किया जाता है। जो जर्मिनेटिंग प्लांट और इसके ऑर्गन है ये तभी वृद्धि करते हैं, पादप पादप की कोशिकाएं और पादप भाग जैसे कि पत्तियां आदि ये तभी वृद्धि करते हैं सही तरीके से जब कोशिकाएं जो है ये बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होती है, कोशिका स्फीत अवस्था में पाई जाती है। तो इन कोशिकाओं को स्फीत अवस्था में बनाए रखने का काम जो है इन वैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है जिससे पादपों की वृद्धि तीव्र गति से होती है। जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, बीज के अंदर प्रोटीन जो है उन प्रोटीन्स को कुछ वैक्यूल के अंदर सेफ रखा जाता है, स्टोर रखा जाता है और इन्हें प्रोटीन बॉडीज कहा जाता है। ये प्रोटीन बॉडीज भी एक प्रकार की वैक्यूल्स होती है और इनका कार्य होता है सीड जर्मिनेशन के समय भोजन उपलब्ध कराना। तो ये वैक्यूल्स जो है ये हमने देखा कि कोशिकाओं के अंदर चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो करने में सक्षम होती है। तो आज की क्लास में हमने देखा वैक्यूल्स जो है यह किस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर होती है, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में किस प्रकार से पाई जाती है और क्या इनके प्रकार होते हैं और किस प्रकार से ये कार्य। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लासेस में इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू।